हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है। खैर अभी तक याद हो गया होगा आप लोगों को, इतने सेशंस अटेंड किए हुए हैं साथ में हमने। सो आई एम योर इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। ठीक है भाई, तो प्रीवियस इतने सारे सेशंस में हमारी मुलाकात होती है यूनिमॉन्ग्स के इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी की आपके लिए जो ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है आपका CUET, उसको और सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लें, इतना अच्छा स्कोर लेकर आएँ कि भाई जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको क्या एडमिशन मिल जाए। राइट, तो प्रीवियस सेशंस भाई जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि आप लोग देख ही रहे होगे ताकि मैं खुश हो जाऊँ, है ना भाई। नहीं तो जो प्रीवियस 2 अगर सेशन की मैं बात करूँ, लास्ट 2 सेशंस की बात करूँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कांग्रेस पे बेसिकली हमारा फोकस था। ठीक है भाई, कि किस तरीके से लाइक आफ्टर पार्टीशन पहले 3 इलेक्शंस में कांग्रेस की जो है वो परफॉर्मेंस रही, एंड देन पैरेलली हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या देश में क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए, है ना, बाकी सारी सिचुएशन, मतलब जनता का मूड जो है वो किस तरीके का है, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो ये सब जानना इम्पॉर्टेंट क्यों था, है ना, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़नी ज़रूरी थी। मैम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट आपको पता लगे कि जो भी टर्न, जो भी ट्विस्ट हुए हैं, है ना, क्यों अभी आज हम डिस्कस करेंगे 4th जनरल इलेक्शंस, तो वहाँ का जो वर्डिक्ट आएगा वो समहाउ जो है वो डिफरेंट रहा आपका किससे, जो प्रीवियस 3 इलेक्शंस हुए थे उनसे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि जो जो चेंजेस हो रहे थे, जैसे वॉर्स हुए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में 2 वॉर हुए थे 1962 और 65 में। 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, एंड 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। इसी के बाद ताशकेंत आपका अग्रीमेंट हुआ था, है ना, ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो एक क्रोनोलॉजी जो है बच्चों आपको पता होनी ज़रूरी है ताकि क्या इंटरलिंकिंग जो है वो हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, यस जस्ट अ मिनट। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं, बात करेंगे क्या आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन क्या टॉपिक वही है ना, सेशन नया। ठीक है भाई, क्या चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्ट 3। दो प्रीवियस 2 सेशंस में आप लोगों को पता ही है हमने क्या डिस्कस किया। तो आज का जो ये सेशन है बच्चों, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए आज के लेक्चर में, आज ये जो आपका 40-45 मिनट्स और मे बी 50 मिनट्स का जो ये सेशन रहने वाला है, इसमें हम बात करेंगे पहला क्या, 4th जनरल इलेक्शंस की 1967 में हुए थे ये। ठीक है भाई, इसके बाद क्या एक टर्म है नॉन कांग्रेसिज्म। पता है क्या, पेपर में ना यहीं से सवाल बन जाएगा कि अच्छा ये टर्म क्या डिनोट करती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, राइट। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर मैम अब आपने इलेक्शन करवा दिए चौथे, तो उसके रिजल्ट के बारे में तो बताओगे ना, जानेंगे कि किस किस पार्टी को मेजॉरिटी आई, किस पार्टी को कितनी सीट्स आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इलेक्शन रिजल्ट्स। एंड यहाँ पे 2-3 नई टर्म्स आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिलने वाली हैं, दैट इज एक आपका कोएलिशन, देन डिफेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। तो सारे के सारे क्या हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, इसीलिए प्रीवियस 2 सेशंस में आपको इतनी कहानी जो है वो सुनाई गई थी ताकि जब हम ये डिस्कस करें तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसी हो जाए, बढ़िया हो जाए आपकी। ठीक है भाई, तो शुरू करें अंताक्षरी, सेशन शुरू कर लेते हैं। चलिए भाई, तो बात करेंगे सबसे पहले किसकी, 4th जनरल इलेक्शंस की। आपको याद हो थोड़ा सा अपने दिमाग पे, अगर आप लोग क्या करोगे, जोर डालोगे तो याद आ जाएगा कि मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में कि जब 4th जनरल इलेक्शन हमें कंडक्ट कराने थे, उससे पहले सिचुएशन क्या थी देश में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2 वॉर हुए थे, है ना, देश ने 2 बड़े बड़े लीडर्स जो थे हमारे उनको खो दिया था, है ना, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया। इसके अलावा फूड क्राइसिस था आपका। ठीक है भाई, सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश में थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है भाई, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम से देश जो है वो जूझ रहा था, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और इसी सिचुएशन में क्या हुआ, आपका चौथे इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। ठीक है भाई, तो याद दिला देती हूँ फटाफट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में मेंशन है, एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है भाई, चलिए, तो 4th जनरल इलेक्शंस कब हुए बच्चों, 1967 में हुए। ठीक है भाई, तो अब
ये जो 1967 वाला जो ये ईयर है ना, इसको बोला जाता है लैंडमार्क। जैसे 60s वाले डिकेड के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, ऐसे ही इसको क्या बोला जाता है, लैंडमार्क ईयर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री और इलेक्टोरल हिस्ट्री में अब यहाँ से क्या होगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ से भी चेंज आता है हम उस ईयर को मार्क कर लेते हैं ना। जैसे 10th का रिजल्ट या 12th के रिजल्ट के बाद मम्मी ऐसे बोलती नहीं है, अरे 10th तक तो बहुत अच्छा था पढ़ने में या बहुत अच्छी थी पढ़ने में, 10th के बाद पता नहीं इसको क्या हो गया, बिल्कुल इसका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। तो वो ताना ना जिंदगी भर पड़ता है, मुझे भी पड़ता है आज भी। अरे 10th तक तो बहुत बढ़िया था, 12th तक तो बहुत बढ़िया था, उसके बाद तो कंसिस्टेंटली इसके मार्क्स कम ही होते चले गए, राइट। तो वो एक लैंडमार्क ईयर हो जाता है हमारी लाइफ में, ठीक है। या 14th बर्थडे पे इसने ये किया था, या 14th बर्थडे पे भाई हमने इसको ये गिफ्ट दिया था या आईफोन गिफ्ट किया था, सो दैट इज योर लैंडमार्क ईयर, राइट भाई। पहली बार जो हुआ उसके बाद तो हम अपडेट करते चले गए अपना आईफोन, ठीक है भाई। चलिए, ऐसा नहीं है सोच लेना कि मैम आईफोन को या एप्पल को प्रमोट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एंड्रॉइड भी उतने बढ़िया चकाचक चलते हैं जितना आईफोन चलता है आपका, ठीक है। तो 1967 जो है वो क्या लैंडमार्क ईयर था। अब मैम आपने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, पर इसको जस्टिफाई तो कीजिए, क्यों, है ना, वाई, ऐसा क्यों बोला जाता है, चलो भाई जान लेते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस सेशंस में भी मैंने डिस्कस किया कि देश में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, फूड क्राइसिस था, क्यों, क्योंकि मॉनसून फेल हो गए थे बच्चों, तो बारिश नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से क्या आपका जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हो गया था, तो उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गया था, ठीक है। तो जब फूड क्राइसिस हो जाएगा, जब सब्जी आएगी नहीं मार्केट में, तो जो थोड़ी सी कम सब्जी होगी उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस प्राइस राइज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना। तो भाई महंगाई, वो गाना नहीं था, महंगाई डायन मार जाती है या कुछ तो भी ऐसे करके था, है ना। तो वैसा सा ही भाई महंगाई हो गई, है ना, प्राइस राइज हो गया। अब भाई अब इंसान उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली कंट्री एडवांस नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था काफ़ी हद तक, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, साल भर में 2 महीने ऐसे होते हैं कि प्याज जो है, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, मतलब लाइक मैं दिल्ली में ही रहती हूँ तो मैं यहाँ का बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता सकती हूँ। ये एक टमाटर एंड एक प्याज है ना, अनियन एंड टोमेटो, ये दोनों के दोनों इतने महंगे हो जाएंगे, आउट ऑफ रीच, लाइक 80 रुपीज़ केजी, 100 रुपीज़ केजी जो है वो सिस्टम चला जाता है भाई। तो हम क्या करते हैं, हम बिना प्याज वाला खाना खाना शुरू कर देते हैं, है ना। हमको होता है कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम ना ये प्याज व्याज और ये सब क्या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, टमाटर। तो वैसे ही उस टाइम पे जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो लोग जो है परेशान हो गए इस चीज़ से, एंड वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि सरकार कर क्या रही है, ठीक है। अब उसी टाइम इलेक्शन होने थे, ध्यान रखना ना। सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, तो लोग रोड पे आ गए। जैसे होता है ना कभी कभी कि फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो भाई नहीं इंसान अफोर्ड कर पाता है। तो वैसे ही लोगों ने क्या किया कि भाई ये जो महंगाई बढ़ गई है, एंड किसकी, जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अरे बाकी सब बढ़ जाए ठीक है यार, गोल्ड महंगा हो रहा है होने दो, हम नहीं खरीद रहे गोल्ड, मुझे डेली डेली गोल्ड नहीं चाहिए, बप्पी लहरी थोड़ी ना बनना है मुझे, ठीक है भाई। लेकिन अरे रोटी, कपड़ा, मकान टाइप की चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो मुझे रोज़ चाहिए भाई, शुगर, मिल्क, पल्सेस, व्हीट, राइस, खाना कैसे बनेगा, इंसान दाल रोटी तो खाएगा, चलो पनीर नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे तो, राइट। तो लोगों ने देखा जब कि यार ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये इतनी महंगी हो गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है भाई। अब लोग रोड पे आ गए, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, शुरू कर दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब देखना, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ द circumstances. So the communist and the socialist parties, they launched the struggle for ग्रेट इक्वालिटी। सोशलिस्ट आपको पता है, कम्युनिस्ट आपको पता है, ठीक है भाई, कि कौन जो है वो गवर्नमेंट को फोकस करता है, कौन जो है प्राइवेटाइजेशन को फोकस करता है। यहाँ पे दोनों पार्टीज ने, मतलब दोनों तरीके की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी छोटी छोटी उस लेवल पे थी, इन्होंने क्या बोला, भाई हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए है। ये पैसा बढ़ाए जा रहे हो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो लोग खाना खाना बंद कर दें? क्या हम लोग सिर्फ पानी पी के जिंदा रहेंगे? ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, है ना, ऐसे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी जो लोग डिमांड कर रहे थे उस चीज़ को क्या किया, सपोर्ट किया। अब ये कनेक्शन बना पा रहे हो सारा का सारा,
जो सिचुएशंस थी, लोग उसकी वजह से रोड पर आए, सरकार के अगेंस्ट चले गए, ठीक है भाई, और ये सारी चीजें हुई आपकी, राइट। सो 1960s also witnessed some of the worst Hindu Muslim riots, ठीक है भाई। लो सोने पे सुहागा, पता है क्या हो गया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, ठीक है ना, सोने पे सुहागा इज नॉट द राइट वर्ड, गरीबी में आटा गीला ये ज्यादा सही है, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मैनेज करना वैसे ही मुश्किल हो रहा था, और उस पर और क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। मतलब इंडिपेंडेंस कब मिली थी बच्चों कंट्री को, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, है ना। उस टाइम पे बहुत बहुत बड़े लेवल पे मतलब लाइक मारकाट हुई थी और राइट्स हुए थे जब पार्टीशन हुआ था। उसके बाद नहीं देखा गया ये सब देश में, लेकिन 1960s में बहुत गंदे तरीके से दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या हुआ भाई, इलेक्शन के टाइम पे हुआ। अब देखो तो नॉन कांग्रेसिज्म, कांग्रेस तो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी थी, 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। जिनको नहीं पता है ना, फटाफट से इसको रिवाइज कर लो। कांग्रेस 1885, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे देखो क्या हुआ, मैंने बताया ना अभी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज जो हैं उन्होंने भी बोला कि भाई इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। सो द ऑपोजिशन पार्टीज वर इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज ने मौका देख के चौका मारा। कैसे चौका मारा भाई मैम, उनको ये मौका मिल गया कि लोग भी, अभी तक तो लोग सुपर सपोर्टिव थे, लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, है ना, ब्लाइंडली एकदम फॉलो कर रहे थे कांग्रेस को, पर अब लोग गुस्से में आ गए, भाई पैसा नहीं है हमारे पास, हम खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेसिक चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऑपोजिशन पार्टीज भी लोगों के साथ हो गई एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया। होता है ना, क्या ऑपोजिशन का काम क्या होता है, मैंने बताया था प्रीवियस सेशंस में कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, जहां पे भी लूप होल है उस चीज को पिन पॉइंट करना, दैट दिस इज नॉट राइट, है ना, आप इसमें चेंजेस लाइए, आप इसमें अमेंडमेंट्स लाइए। ये ही तो काम होता है ऑपोजिशन का, और वही ऑपोजिशन ने करना जो है वो शुरू किया। यहां से ऑपोजिशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है भाई, अदर देन कांग्रेस, ठीक है। सो नॉन कांग्रेसिज्म, अब सो ऑपोजिशन पार्टीज फेल्ट दैट the inexperience of या inexperienced इंदिरा गांधी and the internal fractionalism। अब देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब प्राइम मिनिस्टर चूज करने की बात आई थी तो देयर वाज दिस स्टिफ कंपटीशन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई, बताया था। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट था, दोज बिग लीडर्स दे सपोर्टेड इंदिरा गांधी। व्हाई? बिकॉज शी वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। उनको लगा कि भाई इनको एक्सपीरियंस तो है नहीं है, तो इनको हमारे ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो हम ही करेंगे ना गवर्नमेंट पॉलिसीज को, ठीक है। सो दैट सिंडिकेट सपोर्टेड इंदिरा गांधी, ठीक है भाई। अब ऑपोजिशन पार्टीज को ये पता था कि इंदिरा गांधी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्होंने इसी चीज को पिन पॉइंट करना शुरू किया कि भाई आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है यार, आप कैसे डील कर रहे हो चीजों से, ठीक है। सो और आपको पता था कि कांग्रेस के अंदर काफी लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी ना बने, है ना, मोरारजी देसाई बने, क्योंकि उनको एक्सक्यूज मी यस उनको क्या था भाई, एक्सपीरियंस था। तो इसकी वजह से अब जब बोलते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, वही वाली चीज हो गई। जब घर में ही झगड़े लग जाते हैं ना, तो बाहर वालों को और ज्यादा मौका मिल जाता है बोलने का। मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसा सा ही हो गया। उन लोगों ने देख ली इनकी वीकनेस कि लीडर इनके लीडर को एक्सपीरियंस है नहीं, और अंदर ही अंदर आपस में ही इनके क्या है, रिश्तों में खटास आ गई है, नहीं, ठीक है भाई। तो अब यहीं पे राम मनोहर लोहिया, मैंने बिल्कुल देखिए नाम जो है वो आपका हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे ये कौन थे? ये सोशलिस्ट लीडर थे। तो बच्चों ये चीज याद रखना, ठीक है। कभी ना पेपर में ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस किस मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपका प्रमोट करते थे, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट या योर सोशलिस्ट, है ना, डेमोक्रेटिक, इस तरीके के कीवर्ड्स आपको पेपर में दे दिए जाएंगे। तो राम मनोहर लोहिया कौन थे? सोशलिस्ट लीडर थे। इन्होंने ये स्ट्रैटेजी दी नॉन कांग्रेसिज्म कि कांग्रेस को हटाओ, अब हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पिक्चर में लाएंगे। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि ये स्ट्रैटेजी किसने दी, ठीक है भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या करना है, यही मौका है बढ़िया, क्योंकि इनके अंदर भी यूनिटी तो है नहीं है, है ना, आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग, लीडर की बात सुनेंगे नहीं।
तो क्या करो, कांग्रेस को हटा दो, इलेक्शंस आ रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। अब इलेक्शंस हुए, ठीक है, अब इलेक्शंस में क्या हुआ जरा बात करते हैं, देख लेते हैं इलेक्शंस में क्या हुआ बच्चों। सो द 4th जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड इन February 1967, ठीक है भाई। तो February 1967 में क्या किया गया, आपके चौथे जनरल इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट हुए, ठीक है भाई। लोकसभा के भी हुए और स्टेट असेंबलीज के भी हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं, और जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, तो MLA, तो MLA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखो मैं लिख देती हूं यहां पे, मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक है भाई। और MP क्या होता है बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग आप बहुत, ये चीज़ ना आप बहुत जल्दी सीख गए, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था 12th का, इनफैक्ट बीटेक के बाद तक मुझे नहीं पता था कि MP का फुल फॉर्म ये होता है और MLA का फुल फॉर्म जो है वो ये होता है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो मुबारक हो आप लोगों को, तो 12th में ही पता लग गया। सो जो इलेक्शंस कब हुए, February 1967 में। अब देखो यहाँ पे क्योंकि स्टेट्स में भी इलेक्शंस हो रहे थे और सेंट्रल में भी इलेक्शंस हो रहे थे, लोकसभा और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, कांग्रेस सफर्ड सेटबैक, धक्का लगा यहाँ पे कांग्रेस को। तो हार गई क्या मैम, नहीं हारी नहीं, सेंटर में कांग्रेस ने सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बना ली, तो मैम फिर सेटबैक क्या लगा, सरकार तो बनी गई ना इनकी। बच्चों जैसे कि पहले अब यही रीजन था मेरा आपको पहले 3 इलेक्शंस पढ़ाने का कि वहां पे 300 से ज्यादा की मेजॉरिटी आ रही थी, 300 से ज्यादा की सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल रही थी। पर यहाँ पे क्या हो गया, द ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ सीट्स एंड वोट्स। कांग्रेस को सरकार तो बना ली पर कांग्रेस को क्या हुआ, सीट्स जो है ना वो बहुत कम आई। अब मैम इसका क्या मतलब हुआ, सीट्स जो है वो बहुत कम आई। देखो तो यहाँ से जैसे मुझे थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सो यहाँ पे जब भी ना कभी भी इलेक्शन होते हैं, आप देखना स्टेट के होते हैं या सेंट्रल के होते हैं, तो जब भी एग्जिट पोल्स वगैरह आते हैं या आफ्टर इलेक्शंस ये देखा जाता है कि भाई अगर 100 लोगों ने भी वोट किए तो कितने % वोट किस पॉलिटिकल पार्टी को किए गए। इससे ये अंदाज़ा लग जाता है ना कि लोग जो हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस लीडर को फेवर कर रहे हैं, वो किसको चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना। एक ट्रेंड जो है हमें उसका पता लगता है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस की सीट्स भी कम हो गई, इसका मतलब लोग जो हैं अदर देन कांग्रेस, बाकी लोगों को उन्होंने ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो जो डोमिनेंस थी ना कांग्रेस की, वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और वो कम हुई, डोमिनेंस कांग्रेस की कम हुई। यही हमने देखा 4th जनरल इलेक्शंस में। नंबर ऑफ वोट्स भी कम हुए। तो वोट्स कम होने का मतलब क्या, लोग जो हैं वो दूसरे लीडर्स को चूज कर रहे थे, दूसरे लीडर्स को चाहते थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका देना चाहते थे। अब आप समझे, ठीक है, क्यों 1967 जो है वो एक लैंडमार्क ईयर कंसीडर किया गया पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में, क्योंकि इससे पहले तक हर जगह कांग्रेस 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 थी, पर इसके बाद अब बाकी पार्टीज और बाकी लीडर्स पिक्चर में आएंगे, ठीक है भाई। सो यहाँ पे द फिनोमेना ऑफ कोएलिशन अनफोल्डेड। कोएलिशन का मतलब होता है खिचड़ी सरकार, मिलीजुली सरकार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी जैसे आपने न्यूज़ में देखा हो, बोला जाता है ना कि इलेक्शन के बाद कि 2015 इज द मैजिक नंबर, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 215 सीट्स मिलेंगी वो सरकार बनाएगी। तो अब किसी को फॉर एग्जाम्पल 200 सीट्स आई बीजेपी को, है ना, बीजेपी को 15 और चाहिए हैं, तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी, फॉर एग्जांपल आरजेडी हो गई या कोई और पार्टी होगी, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई हमारे पास 16 सीट्स हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और अपन दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। तो सरकार किसकी बनी, बीजेपी प्लस आरजेडी की सरकार बनी, तो उसको क्या बोलेंगे, कोएलिशन सरकार बोलेंगे, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलेंगे, मिलीजुली सरकार बोलेंगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, है ना, तो फिर जब झगड़ा हो जाता है आपस में तो सपोर्ट खींच लेती है दूसरी पार्टी अपना, तो सरकार गिर जाती है, ठीक है भाई। चलिए,
तो यहीं से आफ्टर फोर्थ जनरल इलेक्शन ये जो फिनोमिना था कौन सा वाला बच्चों, कोएलिशन वाला, ये पिक्चर में आया। चलो मैं आपको टर्म समझाती हूँ। कोएलिशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से, एक इमेज भी मैंने बढ़िया सी ऐड जो है वो की हुई है। मैं थोड़ा सा नहीं, मैं सीन से बाहर नहीं होती हूँ भाई, ऐसे मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ देखो, अभी विजिबल हो जाएगा आपको। हाँ बढ़िया, चलिए भाई। सो कोएलिशन की बात अगर हम करें, सो द इलेक्शंस ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमेना ऑफ कोएलिशंस, है ना। 1967 के बाद से हमको पता लगा कि कोएलिशन जो है वो किस चिड़िया का नाम है, मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार, ठीक है भाई ना। ये होता क्या है, सो सिंस नो सिंगल पार्टी, मार्क दीज वर्ड्स, किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आई, ठीक है भाई, तो काफी सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज दे केम टुगेदर। जो छोटी छोटी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उस टाइम पे 1967 में, उन्होंने बोला चलो भाई साथ में आ जाओ और हम क्या करेंगे, हम पार्टी बनाएंगे अपनी जॉइंट पार्टी, जिसको क्या बोला जाएगा भाई, आपका कोएलिशन पार्टी। हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त विधायक दल। सब सपोर्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, पर कौन से, नॉन कांग्रेस। अब समझ गए, नॉन कांग्रेसिज्म है ना, कि कांग्रेस को हटाना है तो बाकी पार्टी साथ में आ गई, तो इसी को हमने क्या बोला, कोएलिशन गवर्नमेंट बोला। और इन सब ने मिला के क्या, देखो ये इमेज मैंने ऐड की हुई है इसीलिए कि सबने आके आपस में अपने क्या किए, हाथ मिला लिए कि भाई ठीक है चलो अब कांग्रेस को हटाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों इतना। तो ये आपका क्या हो गया, कोएलिशन हो गया। इसको हिंदी में बोला जाता है, मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, खैर इंग्लिश की भी नहीं है, सो मिली जुली सरकार, ठीक है। तो पेपर में अब सीयूईटी में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कोएलिशन वाला फिनोमेना था ये कब से आया, इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा ये कब से बना, 1967 से बना, ठीक है भाई। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ईयर ऐसा है जिसको बोला जाता है, लैंडमार्क बोला जाता है इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री में, तो 1967 को बोला जाता है। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब एक टर्म और है बच्चों, देखो इमेज है ना, डिफेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है भाई। तो इन दोनों का एग्जाम्पल देखना। एंटी डिफेक्शन जो है वो क्या होता है, ये डिफेक्शन क्या होता है पहले हम इसकी बात करेंगे। तो डिफेक्शन का मतलब ये है, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिस पार्टी के टिकट पे चुना गया था, उसने इलेक्ट होने के बाद वो पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, है ना। जैसे अभी रिसेंटली क्या, जो पंजाब के एक्स सीएम थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मतलब तो वो डिफेक्शन नहीं हुआ, क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं भाई, मैंने क्या किया, मुझे बीजेपी ने टिकट दिया कि आप जो है फलाने फलाने जगह से हमारे पार्टी के नाम पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, ठीक है। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी किया, मैं जीत गई, इलेक्शन भी जीत गई। अब जीतने के बाद मैंने बीजेपी छोड़ दी और मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, या अब मैं आरजेडी ज्वाइन कर रही हूँ, या अब मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। सो दैट इज योर डिफेक्शन। देखो वहां पे हो रहा है ना कि पैसा किसी ने खिला दिया मुझे ज्यादा और मैंने क्या कर दिया, दल बदल दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, दल बदल भी बोला जाता है। तो आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सो द कॉन्स्टेंट रीअलाइनमेंट्स एंड द शिफ्टिंग लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गेव राइज टू दी एक्सप्रेशन ऑफ आया राम गया राम, मतलब कभी इस पार्टी में आ रहे हैं कभी उस पार्टी में जा रहे हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो यही चल रहा है ना, जहां हमको ज्यादा बेनिफिट दिखता है लोग वही पॉलिटिकल पार्टी आपकी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको क्या बोला गया, डिफेक्शन बोला गया। खैर बाद में आके इस पे कानून बनाया गया, अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बात की बातें हैं। बस अभी आपको क्या डिफेक्शन जो है वो पता होना चाहिए है। याद रखना है, व्हेन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी, कौन सी पार्टी छोड़ देता है, जिस पार्टी पे वो चुना गया होता है, जिस पार्टी के टिकट पे वो जीता होता है, वो पार्टी छोड़ के अगर वो कोई और पार्टी में चला जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं आया राम गया राम। इमेज से क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिफेक्शन हो गया। सो देखो काफी सारी चीजें आज के सेशन में इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे कोएलिशन एंड डिफेक्शन।
ये आप लोग देखते होगे ना कि भाई आए दिन एमपीज या एमएलएज जो होते हैं उनको बस में बिठा के ले जाते हैं और होटल में रख देते हैं, न्यूज़ में चलता रहता है ना यही सब, ठीक है, और उनको बाहर नहीं आने देते क्योंकि डर होता है कि भाई दूसरी जो ऑपोजिशन वाली जो पार्टी है उसके जो लीडर्स हैं वो पैसे ना खिला दें और इनको अपनी तरफ ना बुला लें। ऐसा हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी और कोई भी नहीं चाहता कि सरकार गिरे, है ना भाई। चलिए, तो अब बात करेंगे मैम, फोर्थ जनरल इलेक्शन हमने देख लिया है। कांग्रेस ऑल दो सरकार उसने बना ली पर नई नई टर्मिनोलॉजीज हमको मिली। तो 67 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? परफॉर्मेंस तो बहुत ही गंदा था इलेक्शंस में। क्यों? देखो काफी इसके रीजंस पता है क्या थे? वो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी देश की, है ना, लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस ना काम कर नहीं पा रही है। वो जो फूड क्राइसिस था, वो जो वॉर के बाद सिचुएशन थी, वो सारी चीजें समहाउ रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है भाई। और वो जो इंटरनल जो जस्ट अ मिनट, यस, वो जो इंटरनल मैटर्स थे कांग्रेस के, सिंडिकेट एंड ऑल। इसीलिए जब भी देखो फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है, कभी भी किसी कंट्री की बात की जाती है, तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि अपने आंतरिक मामलों को पहले सुधारो, है ना, अपने इंटरनल मैटर्स को पहले उनसे डील कर लो, क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रांग होगे ना तभी आप एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर पाओगे। अगर आप अंदर से वीक हो, है ना, आप अंदर से वीक हो, तो अगर ये चीज़ आपके एनिमी को पता लग गई तो वहीं अटैक करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल दूँ मैं इसका क्या? मुगल्स ने आके इंडिया पे अटैक किया, इंडिया को रूल किया, ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली आफ्टर औरंगजेब, ठीक है, मुगल एम्पायर कोलैप्स हो गया ब्रूटली। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेजन्स हुए, अब्दाली वगैरह ने आके अटैक किया रिपीटेडली, क्योंकि उनको पता था क्या कि ये जो लीडर्स हैं ना, अब जो सक्सेसर्स आ रहे हैं मुगल्स के, दे वर वेरी वीक, ठीक है। तो वो देवर मतलब कैसे बोलते हैं ना कि इनकेपेबल थे भाई रूलर बनने के, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के। उनको ये बात पता थी कि ये रूल ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, अगर हम अटैक करेंगे तो बहुत इजीली हम क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे। और यही ब्रिटिशर्स ने किया। तो मतलब बाहर के लोगों को ये पता लग गया था कि एम्पायर जो कि इतना माइटी एम्पायर है, बाहर से दिखता है इतना माइटी, वो इंटरनली क्या है, वो वीक हो गया है, ठीक है भाई। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई परफॉर्मेंस क्या थी, पुअर थी, और कांग्रेस के अंदर ही अंदर आपके क्या थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। एंड क्योंकि इंदिरा गांधी इनिशियली तो इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या, सिंडिकेट की वो सुनती ही नहीं थी। उन्होंने क्या किया, सिंडिकेट की बातों को मानने से मना कर दिया। तो भाई सिंडिकेट को क्या हो गया, थोड़ा सा उनको भी सेटबैक लगा कि अरे भाई हमने बनाया आपको पीएम और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, है ना। तो वो क्या हो गया बच्चों, रिफ्ट, राइट, 36 का आंकड़ा हो गया दोनों के बीच में। तो एनी हाउ सिंडिकेट चाहता था कि कैसे भी करके इंदिरा गांधी को एक्सपेल किया जाए पार्टी से, इनको निकालो, क्यों, हमारी बात नहीं सुन रही ना, ठीक है, ये भी चीज थी। इसके बाद क्यों भाई, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने टर्म्स पे काम कर रही थी। उन्होंने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई, मुझे जैसे सही लगेगा मैं वैसे काम करूंगी, मैं आप लोगों के विम्स और फैंसीज के हिसाब से काम नहीं करने वाली। तो इसी वजह से लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, ये सब शुरू हो गया, चल रहा था। अब जब ये सब चल रहा था बैकग्राउंड में, ये सब हुआ, क्या हुआ भाई, एक प्रॉब्लम और बड़ी खड़ी हो गई। जो देश के राष्ट्रपति थे उस समय, जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई, 1969 में। तो अब यहाँ पे क्या, हमें नए देश को नया प्रेसिडेंट चाहिए था फिर, है ना भाई। तो ये सबसे तो डील हम कर ही रहे थे। अचानक से जब ये चीज हुई तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे तो सबसे पहले तो हमें नॉमिनेशन चाहिए ना कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुए, 1969 में हुए, ठीक है भाई। तो अब सिंडिकेट अपना अलग था। अब तो क्लियर है ना कि सिंडिकेट कौन है। सिंडिकेट जो है वो बड़े बड़े जो लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए, यस, सिंडिकेट हो गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सिंडिकेट ने नॉमिनेट किया, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ जरा, 2 मिनट, यस, हाँ। सिंडिकेट ने बोला भाई हमारे कैंडिडेट हैं एन संजीवा रेड्डी, ठीक है, मतलब डबल ई भी आ जाता है नाम में, तो आप ये मत सोचना मैम ने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट, हाँ। सो सिंडिकेट ने बोला कि भाई हमारे जो लीडर रहेंगे, हमारी तरफ से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइट करेंगे, वो कौन रहेंगे, एन संजीवा रेड्डी। वही इंदिरा गांधी, क्योंकि दोनों देखो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में खटास तो हो ही गई थी। इंदिरा गांधी ने बोला नहीं, मेरी तरफ से
वी गिरी जो हैं ये कंटेस्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है भाई। अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनका नाम क्या था, एन निजलिंगप्पा, ठीक है भाई, ये पार्टी के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या बोला कि भाई आप रेड्डी के लिए वोट करोगे। क्यों, सिंडिकेट, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बताना कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सिंडिकेट का डोमिनेंस कितना ज़्यादा था, है ना, कि भाई क्या चाह रहे हैं वो लोग कि आप प्रेसिडेंट के, आप प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनो, आप सिंडिकेट जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, आप उनकी बात सुनो, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आप रेड्डी के लिए वोट दोगे। इंदिरा गांधी ने सबको क्या बोला कि भाई आप अपने दिमाग से काम लो, आपका मन जो बोले आप वो करो, मैं तो किसी से कुछ नहीं बोल रही। तो भाई सबने अपने अपने जो लीडर्स थे, जो भी कैंडिडेट्स थे, उनको सपोर्ट किया और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का क्या सपोर्ट जो है वो लिया जाए, ताकि क्या किया जाए, अपना प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाए, जिसको भी वो चाहते थे वो कैंडिडेट जो है वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने, ठीक है भाई। तो अब मैम क्या हुआ ये हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में कि क्या हुआ फोर्थ इलेक्शंस में, है ना, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो क्या आया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक क्विक रिकैप की बात करूँ, तो आज हमने क्या देखा बच्चों, आज के सेशन में नंबर 1 हमने डिस्कस किया फोर्थ जनरल इलेक्शंस, ठीक है भाई। उसके बाद इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स, राइट। इसके बाद हमने क्या बात की, हमने सीखा कि कोएलिशन जो है वो क्या है, इस टर्म से हम क्या समझते हैं, है ना। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि कोएलिशन जो है वो क्या होती है, ठीक है भाई। एंड देन कोएलिशन के बाद चौथे नंबर पे हमने किसकी बात की, हमने डिफेक्शन की बात की, ठीक है भाई। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो सिंडिकेट है, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था सिंडिकेट क्या है, तो सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी, ठीक है भाई, ये एक जो दिक्कत थी वो चल रही थी। एंड इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए दोनों ने, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी ने, अपने अपने जो नॉमिनेशंस थे या जो लीडर्स थे उनको नॉमिनेट किया, और किस तरीके से क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उनको बोला कि भाई ठीक है हमारे लीडर्स को क्या करो, वोट करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा, कौन जीतेगा, है ना, कौन जो है देश का नया राष्ट्रपति बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आपका क्या नेक्स्ट सेशन में। तो देखो आपको पता है क्या करना है पेपर के लिए, अगर मैं बात करूं, मतलब देखो यहाँ पे यूनिमॉन्क्स पे ना हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी कह लो, जो प्लानिंग है, जो अप्रोच है, आई वुड से अप्रोच जो है वो ऐसी है कि मतलब हम चाहते हैं आप जो है फैक्चुअल क्वेश्चन और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन से आप स्मार्टली डील कर पाओ पेपर में। इसीलिए अप्रोच जो है वो ऐसी, मैं एक एक कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट है ना उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, मतलब एग्जामिनर अगर चाहे कि हाँ भाई देखें तो कि सिर्फ रट के तो नहीं चले आए हैं, ये एक अप्रोच भी है इनकी, ठीक है भाई। तो हम उसको भी क्या कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और फैक्ट्स तो मैं आपको बता ही देती हूँ। पर बच्चों यहाँ पे देखो ऐसा है कि सिर्फ सेशंस देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने एंड पे भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही जल्दी हम लोग आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये 5th यूनिट जो है ये कंक्लूड हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपके MCQs जो है उनको पिक करूंगी, एंड डेली 20-25 क्वेश्चंस जो है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप क्या कर पाएँ, प्रिपेयर कर पाएँ, एंड वो आपका क्या कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करेगा वो चीज़, ठीक है ना। चलिए भाई, सो होपफुली जो आज का सेशन है ये आपने क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। जो बेसिक सी टर्म्स हैं वो आपको क्या हुई होंगी भाई, समझ में आ गई होंगी। तो सेशन को वाइंड अप किया जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी ना मिस करें CUET से रिलेटेड, तो उसके लिए यूनिमॉन्क्स का जो YouTube चैनल है फटाफट से उसको क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बाकी लेक्चर्स जो हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भाई उनको भी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि भाई देखो, सीखो एंड प्रैक्टिस करो और पेपर क्वालिफाई करो, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।